हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एंकर गैलेक्सी में फिर से आपका वेलकम करते हैं। तो हमने इस खान सर के बुक का यांत्रिकी चैप्टर जो है इसका एनर्जी का भाग से हमने 126 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया था और आज हम स्टार्ट करते हैं 127 नंबर क्वेश्चन से, जो कि एनर्जी का है, ऊर्जा का है। तो इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हमने 1 बाय 1 क्वेश्चन डिटेल में सॉल्यूशन किया है, तो आप जा करके उसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आइए 127 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा। तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन समझे होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए एक फार्मूला होता है, तो आपको इस फार्मूला को हमेशा अपने माइंड में सेट रखना होगा कि H बराबर, यानी कि जब भी हाइट की बात की जाए तो H बराबर होता है UT प्लस हाफ GT² या AT² आप कह सकते हैं। तो हम AT² ही लेते हैं, जो कि AT जो है, A जो है यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। तो एक बार H हाइट जो है 30 मीटर दिया है और एक हाइट जो है 120 मीटर दिया है, तो हम दोनों का अनुपात लेकर के चलेंगे। तो H बराबर हमने ये लिख लिया, H1 बराबर, और T1 यहाँ ले लेंगे, ठीक है, यहाँ T1 ले लेंगे। यहाँ फिर H2 जब 120 मीटर के हाइट से गिराया जाएगा तब कितना समय लगेगा, तो इसके लिए भी हम फिर से फार्मूला UT2 प्लस हाफ AT2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब समझ लीजिएगा। अब इसके बाद H1 का वैल्यू दिया है, एक बार जब 30 मीटर से गिराया जाता है और एक बार 120 मीटर से गिराया जाता है। और यहाँ से UT और UT कट जाएगा और यहाँ से आपका जो बचा हाफ AT²। तो यहाँ से UT कैसे कट गया, तो U का मतलब मान होता है शुरुआती वेग, और जब शुरुआती वेग होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा U का मान, और जब U का मान 0 होगा तो T के साथ मल्टीपल होगा, गुना होगा T इंटू 0, तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 0। तो इसलिए यहाँ से 0, ये 0 ख़त्म हो गया। तो बचा आपका हाफ AT1 का स्क्वायर, यानी कि हाफ, और यहाँ से आपका हो गया A, ठीक है। T1 यानी कि इसमें T कितना समय लगता है, जब 30 मीटर से गिराया जाता है तो 30 सेकेंड समय लगता है। तो 30 सेकेंड समय लगता है, तो इसका T1 का स्क्वायर है, तो आपका T का जो कैपिटल T दिया हुआ है 30 सेकेंड, इसका स्क्वायर कर देंगे। और बट्टे में फिर से आपका जो बचा था हाफ AT2 का स्क्वायर, तो 8 हाफ A हो गया, और T2 का स्क्वायर, यानी कि जब 120 मीटर से गिराया जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो इसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो T2 का स्क्वायर आप रहने दिया जाएगा। तो यहाँ से 30 से 120 को काटिएगा तो आ जाएगा 30 1 कम 30, 30 चौका 120, तो यहाँ से 4 बार में कट गया। यहाँ से हाफ कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो यानी कि आपका फाइनल जो बचा 1/4 इक्वल टू T का स्क्वायर, यानी कि जो समय लग रहा था ये क्या है, T जो क्या है, तो 30 मीटर से जब गिराने पर जो समय लग रहा था वही मान है। तो इसके जगह पे ये कुछ भी मान दे सकता था, तो यहाँ T दिया तो T² हो गया आपको। लेकिन स्मॉल यानी कि T2 का स्क्वायर का मान निकालना है, यानी कि T2 का मान निकालना है, स्क्वायर का नहीं, T2 का मान निकालना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो T2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको T2 का मान चाहिए, यहाँ स्क्वायर है, तो आपको मालूम है कि स्क्वायर जब एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 कैपिटल T का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। तो जब आप यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो रूट अंडर 4 T2 का कैपिटल T का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा T2 का जो मान आएगा आपका 2 आ जाएगा, और T का स्क्वायर है तो जो रूट के अंदर जब से बाहर निकलेगा, तो जब बाहर निकलेगा तो आपका मान आ जाएगा 2T, यानी कि कितना समय लगेगा, तो जब 30 मीटर से गिराया जाता है तो जितना समय लग रहा था तो उसका दोगुना समय लगेगा। कब, जब उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराएंगे, तो क्योंकि इसका मान कितना आ गया T2 का बराबर, तो T2 बराबर आ गया 2 × T, यानी कि 2 ×
जितना समय लग रहा था 30 मीटर से गिराने पर उसका गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2t के बराबर हो जाएगा। तो आप समझे होंगे, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है, तो ऊपर दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए। तो यानी कि जब ऊपर में फेंका जाता है किसी वस्तु को 39.2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो उसमें कितना समय लगेगा उसी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, फार्मूला पे बेस्ड होते हैं, तो आपको फार्मूला ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए जब आप फार्मूला यूज़ कीजिएगा, तो इसके लिए भी क्या दिया गया है कि वेग का मान दिया गया है, वेग का मान दिया गया है। तो इसके लिए एक और फार्मूला होता है कि v इक्वल टू, यानी v क्या है, फाइनल वेग है, अंतिम वेग है, v इक्वल टू u माइनस 80 होता है, माइनस 80 या प्लस 80। तो v इक्वल टू u प्लस 80, u प्लस 80 हुआ। तो प्लस कब होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो प्लस होता है यहाँ, और जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यहाँ जो फार्मूला होता है v इक्वल टू u माइनस 80 होता है। तो इसमें नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो इसलिए हम v बराबर u माइनस 80 करेंगे। तो v का मान कितना दिया है 39.2, तो 39.2 हो गया आपका इक्वल टू u, यानी कि शुरुआती वेग, यानी कि किसी वस्तु को फेंकने से पहले वह वस्तु जो होगा विरामावस्था में होगा, जिसके वजह से उसका शुरुआती वेग जो का मान जो होगा 0 होगा, तो 0 हम ले लेंगे। माइनस 80, यानी कि a का मान गुरुत्वीय त्वरण के लिए कहा जाता है, या g का मान जो होता है, तो इसके लिए हम 9.8 ले लेंगे, 9.8 ले लेंगे। और दिया भी रहता तो नहीं भी दिया रहे तो 9.8 आपको मान लेना होता है। और टाइम का वैल्यू आपको निकालना है, तो t का इक्वल टू t रह जाएगा। जब यहाँ से माइनस में है तो इधर में आएगा, तो आपका हो जाएगा 39.2 बटे में 9.8। ठीक है, तो ये 9.8 से जब इसको काटिएगा आप, तो कट जाएगा ये कितने बार में, 4 बार में। 8 चौकी 32, 9 चौकी 36, 37 38 39, तो 4 बार में कट गया। तो यानी कि t का मान आया -4। तो -4 क्या, तो माइनस इंडिकेट जो करता है वो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जो कार्य होता है उसको करता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है आपका माइनस से, तो वो साइन इंडिकेट ऐसे ही करता है। तो t इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 4 सेकेंड। तो यहाँ से आप देख लिए कि किस तरह से आपका समय निकाल लेंगे आप, और इस तरह से आपका 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। कोई पिंड है, मीनार के से शून्य वेग से नीचे गिराया जाता है, तो 4 सेकेंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो इसमें मीनार की ऊंचाई आपको बताना है कि क्या होगा जब जो शून्य वेग के साथ नीचे वस्तु को गिराया जाता है। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, वही फिर से हम लिखेंगे। h बराबर क्या, h बराबर ऊंचाई ही ज्ञात करना है। h बराबर ut, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो प्लस होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा आपका। h का मान हमें नहीं दिया है। जब शुरुआती वेग होगा तो यहाँ बोला गया है शून्य वेग के साथ, तो शून्य वेग के साथ तो यहाँ जो इसका वेग होगा शुरुआती वेग 0 होगा, तो 0 से t में गुना होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा आपका, प्लस हाफ। a का मान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमें 10 मान लेना होता है। अगर पॉइंट में कोई अदर वैल्यू दिया रहता तो हम a का मान 9.8 मानते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट में वैल्यू नहीं दिया है तो हम a का मान 10 ले लेंगे। और t का मान कितना दिया है, 4 सेकेंड के बाद। क्वेश्चन में देखिए यहाँ कहा गया है कि 4 सेकेंड बाद पीछे है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौका 16। तो यहाँ से जब 2 से काटिएगा तो 5 बार में, तो 16 पचे 80। तो h का मान जो हुआ कितना आ गया, 80 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट कितना होता है हाइट का, मीटर में होता है, तो इसलिए या दूरी का आपका ऐसा ही मात्रक
मीटर होता है। तो इस तरह से h जो है एक दूरी को ही इंडिकेट करता है, तो इस तरह से आपका मीटर हो जाएगा। तो h बराबर 80 मीटर हो गया, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर के। किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग के साथ 19.6 मीटर ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है। वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी? तो जब किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, की हाइट जो मान दिया गया है 19.6 है, तो उस समय कितना समय लगेगा? जब किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाएगा 19.6 मीटर इमारत से नीचे की ओर, जैसे कि ये बिल्डिंग है, यहाँ से नीचे का धरातल का हाइट कितना है 19.6 है। तो जब कोई वस्तु को नीचे फेंकते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो इस समय आपका कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चंस का कहना है। तो इसके लिए भी आपको फार्मूला हमेशा याद रखना होगा क्या, कि h बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT²। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चंस जो ये फार्मूला होता है इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस इम्पोर्टेंट फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो हाइट का मान कितना दिया गया है 19.6 इक्वल टू u का मान, तो u का मान आप 0 ले लेंगे, तो इसलिए t से इंटू में जब होगा गुना तो आपका 0 आ जाएगा। हाफ का हाफ, a का मान कितना दिया गया है, नहीं दिया है, और आपको यहाँ कितना ले लेना होगा, तो 10 या 9.8 ले लेंगे आप, तो 9.8 ले लेंगे। ठीक है, तो 9.8 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ जो h का मान दिया गया है पॉइंट में है 19.6 है, तो इसलिए हम a का मान पॉइंट में ले लेंगे। अगर 20 रहता, 10 रहता, 40 रहता, मतलब डेसिमल में नहीं रहता, तो हम a का मान 10 ले लेते। ठीक है, तो यहाँ से t का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये यहाँ तो 0 हो गया, यानी कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जब हाफ हो गया इधर, तो t² इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 19.6 इंटू 2 बटे में कितना 9.8। ठीक है, इतना हो जाएगा। ये गुना है, भाग है, तो इधर जाएगा तो गुना में, फिर ये गुना है तो नीचे आएगा तो भाग में। तो इस तरह से 9.8 से 19.6 जो है ये कट जाएगा 2 बार में, और t² इक्वल टू आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से जब अंडर रूट होगा 4 का, तो t इक्वल टू अंडर रूट 4, तो इसका मान आ जाएगा आपका 2, कितना, तो 2 सेकेंड। इस तरह से आपका 130 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ से 2 सेकेंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो आरोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यानी कि घोड़ा जब अचानक एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो आरोही जो यानी उस पर जो सवार रहता है व्यक्ति, उसको आरोही कहते हैं, अश्वारोही। तो एकाएक जो गिरेगा, पीछे की ओर गिरेगा, तो उसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो होता है विश्राम जड़त्व होता है। विश्राम जड़त्व कहने का मतलब कि वो रुका रहता है और उसका जड़त्व जो होता है धरती से घोड़े पर सटा होता है, और उसका जड़त्व जो है घोड़े का पैर से धरातल से सटा होता है। तो जड़त्व के साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब अचानक एकाएक अश्व जब आगे की ओर चलता है तो अश्वारोही पीछे की ओर गिरने लगता है। तो कारण जो होता है विश्राम जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। जब किसी गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर के रूप में, कहने का मतलब कि ऊपर, यहाँ ऊपर दिया भी है, ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा इस पर नीचे की ओर काम करेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप फेंक रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरह से आपका राइट आंसर गेंद की, ऑप्शन ए में कहा गया है कि गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा क्या, कि गुरुत्वीय त्वरण। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह तो ऑप्शन देखिए, बाहर की ओर झुकता है, बी है कि आगे की ओर झुकता है, सी है कि भीतर की ओर झुकता है, डी है कि बिल्कुल नहीं झुकता है।
तो जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो हमेशा किधर की ओर घूमता है, तो भीतर की ओर झुकता है, यानी कि अंदर की ओर झुकता है। तो इस तरह से आपका 133 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर है कि एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है, यानी कि जब मोड़ पर मोड़ता है तब अंदर की ओर तरफ लटकता है, अंदर की ओर झुकता है, ये दिया गया है। जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है, इसका कारण है, मतलब इसका कारण पूछा गया है कि क्या है। तो देखिए साइकिल, इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देखिए साइकिल दिया गया है कि साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ये तो बात है ही, जब आप किसी टर्निंग पर मुड़ते हैं तो कार हो या साइकिल हो तो यह हमेशा केंद्र की ओर एक बल महसूस करते हैं। तो मतलब केंद्र कहने का मतलब रोड का बीच वाला जो पोर्शन होता है, तो इधर झुकाव महसूस करते हैं, इसी को केंद्र की ओर बल महसूस करते हैं, तो इसी को कहा गया है केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 135 नंबर है कि वॉशिंग मशीन के कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो अपकेंद्रण पर। अपकेंद्रण यानी कि कहने का मतलब कि बाहर की ओर बल लगता है, उसे अपकेंद्रण बल कहते हैं। उपकेंद्रण बल जब केंद्र की ओर अंदर की ओर बल लगता है। तो ये जो मशीन जो चलता है वॉशिंग मशीन ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो क्लॉकवाइज कोई भी चीज़ रोटेट करता है, मिक्सी मशीन भी रोटेट करता है, तो ये ऊपर की ओर अपकेंद्रण बल लगाता है। अगर आप उसको खोल देंगे तो वो ऊपर की ओर सारा उसमें का अंदर का मटेरियल आ जाएगा, तो इस तरह से वह बाहर की ओर बल लगाता है, अपकेंद्रण बल लगाता है उस पर। तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये सब चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन से 136 नंबर है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं की, यह कहा कि शून्य में जब स्वतंत्र रूप से कोई भी वस्तु, शून्य में कहने का मतलब है कि शून्य वेग से स्वतंत्र रूप से जब कोई वस्तु गिरता है तो उसमें समान गति होती है कि समान वेग होती है कि समान त्वरण होती है कि समान बल होता है। तो उस समय जब शून्य वेग के साथ कोई भी स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसमें समान त्वरण होता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जहाँ क्वेश्चन समझने लायक होगा उसे हम समझेंगे, न्यूमेरिकल होगा तो उसे तो छोड़ेंगे नहीं, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सॉल्यूशन किए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जहाँ केवल पढ़ करके समझने के योग्य होगा तो उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए 137 नंबर देखते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है। तो देखिए क्रिकेटर जो होता है, या आप भी क्रिकेट खेले होंगे तो देखते होंगे कि बॉल को पीछे की ओर कोच जो होता है बताता है कि अपने हाथों को पीछे की ओर खींच करके बॉल को पकड़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि टाइम अधिक मिल जाता है पकड़ने में और सोचने समझने में कि किस डायरेक्शन में कहाँ बॉल आएगा, तो टाइम अधिक मिल जाता है। तो ऑप्शन में देखिएगा आप, तो ऑप्शन डी में कहा गया है कि हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए, तो वही समय मिल जाता है, अधिक टाइम थोड़ा सा कुछ सेकेंड बढ़ जाता है पीछे हाथ खींचने पर, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके वजह से जो बॉल पकड़ने वाला खिलाड़ी होता है क्रिकेटर, वहाँ अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। 138 नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 138 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा कि देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु, ये जड़त्व आघूर्ण कहने का मतलब कि जब कोई वस्तु अपने सर्किल पाथ पर, वृत्तीय पाथ पर घूर्णन करता है तो उसके केंद्र के, उसके अक्ष से और वस्तु के बीच के दूरी जो होती है, इसके दूरी के स्क्वायर के, और जो मास होता है, जो द्रव्यमान जो वस्तु घूमता है उसके द्रव्यमान के गुणनफल को ही जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यानी कि m द्रव्यमान के साथ यदि कोई वस्तु घूम रहा है तो, और यहाँ से और इसके बीच की दूरी अगर d है तो दूरी का स्क्वायर और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है इसके इंटू के जो बराबर होता है क्या, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण होता है तो m यानी कि द्रव्यमान का ऐसा ही यूनिट क्या होगा, kg होगा,
और डी स्क्वायर यानी कि इसके अक्ष के बीच की जो दूरी है इसके स्क्वायर के और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण, उसी को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो इसके दूरी, अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी का होता है ऐसा यूनिट मीटर, तो यहाँ डी स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से केजी इंटू मीटर स्क्वायर आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका केजी इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और कैसे होगा हमने ये भी बताया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल रटना नहीं है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है, कैसे होता है इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा के से गति कर रही है। एक ही गतिज ऊर्जा यानी कि दोनों का गतिज ऊर्जा जो है सेम है, तो उसके रेखीय वेग में परिणाम का अनुपात होगा। उनके रेखीय संरेखीय कुछ भी कहें तो उनका अनुपात, परिणाम का अनुपात पूछा गया है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी गतिमान या गति का बात कही जाए तो हमेशा आपको गतिज ऊर्जा के बारे में ध्यान रखना होता है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं और इसके लिए फार्मूला होता है हाफ mv², याद होगा आपको। तो इसके ही अनुपात को पूछा गया है कि जब ये इसका गतिज ऊर्जा जो है कि गतिज ऊर्जा दोनों का बराबर है। तो हम फर्स्ट को मान लेते हैं कि के काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बराबर हाफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर बटे में काइनेटिक एनर्जी सेकेंड यानी कि जिसका 4 ग्राम द्रव्यमान है इसके लिए गतिज ऊर्जा, तो हाफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब दोनों का गतिज ऊर्जा समान है तो यहाँ भी कुछ भी जो भी मान होगा, यहाँ भी जो भी मान होगा, ये दोनों कट करके 1 आ जाएगा, यानी कि 1/1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो 1/1 बराबर हो जाएगा आपका हाफ से हाफ यहाँ कट जाएगा। m1 का मान दिया गया है 1 इंटू v1 का स्क्वायर और बटा में m2 का मान दिया गया है 4 और इंटू में v2 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया ये m2 का मान 4 हो गया, m1 का मान 1, v1 का स्क्वायर बटा में v2 का स्क्वायर। इसके बाद आप यहाँ से v2 का स्क्वायर बटा में v1 का स्क्वायर जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा v2 का स्क्वायर बटे में v1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, 1/4 आ गया। जब आप इसको सीधा कीजिएगा यानी कि v1 को ऊपर कीजिएगा तो इसको भी ऊपर नीचे करना होगा। तो यहाँ से आप सीधा कीजिएगा तो v1 का स्क्वायर बटे में v2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/1 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर है यानी कि आप जब ये स्क्वायर जो है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v1 बटा में v2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/1। तो जो ये स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट, तो यहाँ से हो करके ये अंडर रूट में आ गया, यानी कि v1 बटा में v2 बराबर आ गया आपका 2/1, यानी कि 2:1, यानी कि v1 और v2 का अनुपात कितना आ गया आपका 2:1। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसका रेखीय परिणाम का जो अनुपात होगा 2:1 हो जाएगा। तो देखिए हमने इसमें कुछ करना नहीं था, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी का मान यानी गतिज ऊर्जा का मान बराबर दिया था, तो दोनों का हमने 1:1 मान लिया। कुछ भी आप मानते तो वो कट करके 1:1 के रूप में ही आता है, तो इधर हमने 1:1 मान लिया। इसके बाद m1 m2 का मान पुट कर दिया और v1 का स्क्वायर बटे में v2 का स्क्वायर का अनुपात का मान हमने निकाल दिया। सिंपल सा, कुछ करना नहीं था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 140 नंबर जो क्वेश्चन सही है सुपरवाइज़र के लिए काफ़ी ये टफ है, तो इसका हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है कितना होता है। देखिए जैसे कि 100 भाग हो गया, 100 भाग का 81वां जो भाग होगा, या आप सिंपल से कह सकते हैं कि एक भाग का जो 81 भाग होगा, 81 टुकड़े कीजिएगा और उसका एक जो भाग होगा वही चंद्रमा का द्रव्यमान होता है पृथ्वी की तुलना में। किसके तुलना में? पृथ्वी की तुलना में। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक का 81वां जो भाग होता है वही चंद्रमा का द्रव्यमान होता है पृथ्वी की कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 142 नंबर है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा।
तो ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन से रेलवे में बार बार पूछे जाता है। और जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमने उठाया उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, नहीं, सभी जितने भी क्वेश्चन है इस बुक का सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब बस इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे कहीं बाहर नहीं आता है एग्ज़ाम में। तो देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे होगा कि एम का मान कितना दिया गया है 2 किलोग्राम, और 5 न्यूटन जो बल का मान दिया गया है। न्यूटन का ऐसा ही मतलब कितना होता है, न्यूटन होता है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो बल का मान दिया गया है 5 न्यूटन। तो उत्पन्न होने वाले त्वरण के बारे में पूछा गया है। तो त्वरण और बल में देखिए एक संबंध होता है, इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। और जितने भी क्वेश्चन हैं फिजिक्स के सभी केवल फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो F बराबर होता है कितना, द्रव्यमान गुणे त्वरण m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। F का मान दिया गया है कितना 5 न्यूटन, 5 लिख देंगे। m का मान कितना दिया गया है 2 किलोग्राम। a का मतलब क्या, त्वरण। तो a का ही हमको फाइंड आउट करना है, हमारे यहाँ दिया गया त्वरण क्या होगा, तो a का a ही हो जाएगा। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 5/2, a बराबर 5/2 आपका आएगा, यानी कि 2.5 आ जाएगा। 2.5 क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से आपका 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से 143 नंबर है कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा, उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा कि F बराबर m इंटू ए। F का मान दिया गया है 20 हो गया, m का मान दिया गया है 4 हो गया, a का मान नहीं दिया गया है, हमें निकालना है। जब 4 गुना में है इधर भागे में तो 4 × 5 = 20, यानी कि a का मान कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 144 नंबर है कि 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का किसी भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ नीचे जाता है। तो जाते हुए लिफ्ट में खड़ा है, लड़के का आभासी भार है। तो कोई भी आप त्वरण मान सकते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो ये कोई भी त्वरण के साथ जब नीचे जाएगा, कोई भी त्वरण यानी कि स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लड़के का आभासी भार बताना है। तो 0 न्यूटन होगा, क्योंकि भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। इस अवस्था में 0 न्यूटन होगा, क्योंकि इसमें बात नहीं कहा गया है कि इतने त्वरण के साथ। अगर दिया रहता कम और ज़्यादा के बारे में पूछा रहता कि कोई भी अगर लड़का है इतने वज़न का है, लिफ्ट में है, और जब लिफ्ट त्वरित के साथ मतलब बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे गिरता है, तब लड़की का भार में क्या होगा। तो लड़की का भार में क्या होता है, हल्का महसूस होने लगता है लड़के का भार। और वही जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है तो लड़के के भार में लगता है उसे कि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे अपना वेट ज़्यादा महसूस होता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, किसका 144 का। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करता है। यानी कि त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करने वाला कौन सा ग्राफ है जो कि शून्य को प्रदर्शित करता है, शून्य दिखा रहा है। तो जो भी इस लाइन में आपको, जो भी ग्राफ में जो भी लाइन आपको सरल और सीधा एक समतल लाइन में दिख रहा होगा, वही 0 को प्रदर्शित करता है, चाहे वो त्वरण हो या कोई भी हो। तो त्वरण को पूछा गया है यहाँ, क्योंकि वेग और समय का ग्राफ दिया गया है, तो इसमें त्वरण का पूछा गया है। तो वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं, आपको मालूम है। तो इसमें वेग क्या हो रहा है, कहाँ के शून्य है, कहाँ जो त्वरण है शून्य है। तो आपको बी और सी वाला जो अनुपात लाइन जो दिख रहा होगा BC, तो BC जो है 0 त्वरण के साथ नीचे आराम से है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।